इंडिया या चाइना, पाकिस्तान को दोनों में से कौन से रास्ते का इंतखाब करना चाहिए या कौन सा रास्ते का इंतखाब करना पड़ेगा? आज आपको मैं आसान अल्फाज के अंदर बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई बहस चल रही होती है जमहूरियत के बारे में, डिक्टेटरशिप के बारे में या किसी बारे में कोई बात चल रही होती है, हमारे लोग कभी अमेरिका की मिसाल दे रहे होते हैं, कभी इंग्लैंड की मिसाल दे रहे होते हैं, और वैसे अपने इंडिया जब हमारे साथ हमसाया है उसके बारे में अक्सर हमारे अल्फाज हमारे ज़हन के अंदर को दुश्मन समझते हैं। हम जो कुछ कह रहे होते हैं मैं उस बहस में नहीं जाऊँगा, उस बारे में अक्सर बात हो रही होती है। और चाइना को कह रहे थे हमारे सबसे बेहतरीन दोस्त है। लेकिन अलमिया यह है कि हमने कोई भी रास्ता का इंतखाब नहीं किया हुआ। जो अक्सर बात कर होती है ना कि एक मिसाल दी जाती है कि आधा तितर आधा बटेर, हम तो वो भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कोई सिस्टम ऐसा नहीं है, कोई क्लैरिटी किसी चीज़ के अंदर नहीं है। जमहूरियत भी जो है, मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि मैंने लफ्ज़ का इंतखाब जो किया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर बास्टर्ड डेमोक्रेसी है, यानी नाजायज़ जमहूरियत है, और डिक्टेटरशिप भी उस तरह वाज़ेह नहीं है। तो इसलिए आज से मेरी आज कोशिश होगी आपके सामने सादा अल्फाज के ज़रिए बयान कर दूं कि हमें दोनों में से जो रास्ते हैं उनको आसानी के साथ आपके सामने बयान कर दूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि कौन से रास्ते का इंतखाब करके हमारी डायरेक्शन ठीक हो सकती है और अपने मुल्क के लिए, अपनी आने वाली नस्लों की अच्छी तरह खिदमत कर सकते हैं, पाकिस्तान को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। सबसे पहले हम समझना पड़ेगा चाइना और इंडिया की कौन सी चीज़ें कॉमन हैं और कौन सी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले बात कहते हैं चाइना की कर लेते हैं। अब चाइना की जो आबादी है वो 1 अरब 40 करोड़ है। अब ऐसे इतनी आबादी इंडिया की भी है। मैंने इन दोनों का इंतखाब इसलिए किया कि दोनों जो है वहाँ डिफरेंट किस्म की, जब कहते हैं आप कह सकते हैं गवर्नमेंट हैं और डिफरेंट किस्म का सिस्टम मौजूद है, लेकिन उसके होने के बावजूद भी दोनों की डायरेक्शन ठीक है और तरक्की के राह पे गामजन है। जिस तरह मैं चाइना की बात कर रहा था कि चाइना को भी जो आज़ादी वगैरह मिली थी, जो आप कह सकते हैं जो उन्होंने एक मुकम्मल तौर पे जो रिपब्लिक बनाई थी, जो PRC जो कहते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो 1949 में बनी थी, यानी 1949 के अंदर। ये वही कहते हैं टाइम है जब पाकिस्तान को भी मिली थी आज़ादी 1947 के अंदर। वैसे अगर आप चाइना की हिस्ट्री देखें तो चाइना की हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा केओस रहा है, वहाँ बड़े मसले मसाइल रहे हैं। आप जाके हिस्ट्री को चेक करने की कोशिश करें, तारीख को पढ़ें, तो आपको काफ़ी कुछ चाइना के बारे में भी सीखने का मौका मिलेगा। उसके बाद आगे देखिए, आगे भी चाइना में काफ़ी टर्मोइल रहा है क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी तो वैसे नहीं है। वहाँ कहते हैं वन पार्टी सिस्टम है, यानी सिंगल पार्टी है वहाँ पे, और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है, इसलिए वो देखा जाए वहाँ पे कोई जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत की जो एक खास जो तारीफ होती है कि जहाँ हर बंदे को जो डिफरेंट पार्टी सिस्टम होता है, आपस में कंपटीशन होता है, तो उस लिहाज से चाइना में वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्लैरिटी है उस लिहाज से, उसमें कोई उन्होंने ये मुनाफकत नहीं की हुई या ये चीज़ नहीं हुई कि आपको दिखाने के लिए जमहूरियत की और पीछे से मामला कोई और चल रहे हों। इसलिए मैं आज दोनों मुल्क का वैसे इंतखाब भी किया। तो वैसे चाइना के बारे में बात कर रहे हैं कि चाइना ने, अब कहते हैं जब उनको 1949 के बाद आगे उनका सिस्टम चला, तो आज तक उनको सिस्टम को यहाँ तक आज तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगा। फिर उसके अंदर काफ़ी टर्मोइल रहा है। जिससे मैंने पहले कहा कि उनकी आबादी जो आई थी, उनकी आबादी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। फिर उन्होंने ये भी पाबंदी लगाई कि एक से ज़्यादा बच्चा पैदा नहीं हो सकता है, जो अब उन्होंने ख़त्म कर दी है। डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट किए। काफ़ी देर तक चाइना ने अपने आप को बाहर की दुनिया से बिल्कुल बंद किया हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको ओपन किया। उन्होंने सोचा कि हमें ओपन करना पड़ेगा अगर हमने अपने आप को आगे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, अपने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है और तरक्की करनी है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहाँ इंडस्ट्री लगी, काफ़ी का मामला हुए। जितनी भी चाइना में जितनी तरक्की हुई है वो 20-25 साल के लास्ट 20-25 ईयर के अंदर हुई है। उसके अलावा आप देख सकते हैं चाइना का कोई ऑफिशियल किस्म का मज़हब नहीं है। वहाँ डिफरेंट किस्म के मज़ाहिब हैं। वहाँ पे बुद्धिस्ट भी है। वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं कहते हैं मज़हब पे यकीन नहीं करते, ना किसी अल्लाह को मानते हैं ना किसी रसूल को मानते हैं। बाकी और भी कई लोग मौजूद हैं, मुसलमान भी हैं, वह क्रिश्चियंस भी हैं, या मसीही भाई भी हैं, इस तरह सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन ओवरऑल वहाँ कोई रिलीजियस का डोमिनेंस हासिल नहीं है, या रिलीजियस का कोई मज़हब का कोई जोर नहीं है। मज़हब के नाम के ऊपर वहाँ कोई ब्लैक मेलिंग या इसका चक्कर चक्कर कोई नहीं है। इस चीज़ को उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है। तो ये बात भी ज़ाहिर करती है कि मज़हब जो होता है किसी मुल्क की तरक्की के लिए या किसी कौम की तरक्की के लिए कोई किरदार अदा नहीं करता होता। मेरी कोशिश है कि आपके सामने सच बयान करूँ कि मैं अल्फाज की हेरा फेरी करने वाला बंदा नहीं हूँ मैं। तो उन्होंने चाइना की मिसाल से मैं पहले पेश कर रहा हूँ कि उन्होंने मज़हब के बगैर अपने आप को इस मुकाम पे ले आए हैं। ये वही चाइना है जिसमें हमारे सारे उलमा कराम जो हैं, हमारे जितने भी आर्मी के जो जनरल आ रहे होते हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जितने भी आते हैं, हमारे जितने वज़ीर आज़म आ रहे होते हैं, वो जितनी चाइना की तारीफ़ें करते हैं उतनी अपने कहते हैं घरों की तारीफ़ें नहीं कर रहे होते। हर बंदा कहता है कि हमारी चाइना के साथ हमारी दोस्ती जो है वो हिमालय से भी बड़ी है। हमारा कोई भी मौलवी चाइना के खिलाफ बात नहीं कर रहा होता कि चाइना ज़बरदस्त है। मैंने चाइनीज़ के साथ काम भी किया हुआ है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। वो बहुत हार्ड वर्किंग कौम है, लेकिन उनके अंदर वो दिल नहीं है। मतलब वो होता है ना कि एक वक्त किसी के लिए हमदर्दी वगैरह, वो चक्कर नहीं है। वो प्योरली आप कह सकते हैं बिजनेसमैन उनका माइंड है। बिजनेस टाइप जो माइंड होता है ना, उस तरह का माइंड है उनका। जिस मैं पहले कह चुका हूँ कि ताकत का और कारोबारी बंदे का, बिजनेसमैन का कोई मज़हब नहीं होता। जो ताकत होता है, ताकतवर जो होता है उसका मज़हब जो होता है सिर्फ इक़्तिदार और ताकत होती है।
और कारोबारी का मतलब जो होता है सिर्फ मुनाफा होता है। तो उस लिहाज से चाइनीज़ इस तारीफ के ऊपर मुकम्मल तौर पर पूरे उतरते हैं। मैंने उसका काम किया वो बहुत ब्रूटल है इस लिहाज से, लेकिन अपने लिए ठीक है। उन्हें मैं जब 20-25 साल से पहले उन्होंने अपने को मुकम्मल तौर पे ओपन किया। यूरोप को भी वैसे नए ट्रेड पार्टनर की ज़रूरत है थी, और अमेरिका वगैरह को भी उनको जगह चाहिए थी जहाँ पे अपनी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर सकें, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है प्राइसिंग के ऊपर इन चीज़ों पर। और चाइना में वैसे पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी उस वक्त, दुनिया का नंबर 1 करते कंट्री था पॉपुलेशन के लिहाज से, आबादी के लिहाज से। अब वैसे इंडिया हो गया हुआ। तो उसके लिहाज से उन्होंने वहाँ अब इस वक्त चाइना की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, जैसे मैंने पहले बताया। तो उनको तो चीप लेबर चाहिए थी, यूरोपियन यूनियंस को, वेस्ट को। उन्होंने उस चीप लेबर का इस्तेमाल किया। बहुत ज़्यादा कंपनी आप कह सकते हैं, एक सैलाब गया चाइना में। चाइना ने उस चीज़ को कैश किया, वहाँ इंडस्ट्री लगी, नई टेक्नोलॉजी आई, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला और लोगों की जो ज़िंदगी जो है उसमें आसानी पैदा हुई। अब इसमें उन्होंने बोला कोई वाली वो बात, मुनाफिकत वाली बात जो है वो कहते हैं ये जमहूरियत वगैरह चक्कर की, और जो वेस्ट जो है हर वक्त ये जमहूरियत की बातें कर रहा होता है, आके दूसरों को लेक्चर दे रहे होते हैं। उनका भी उस वक्त वहाँ पर कोई इतराज़ नहीं किया, थोड़े बहुत बयान आ जाते थे, लेकिन उसने कोई इतराज़ नहीं किया, क्योंकि बिजनेस मामला थे ना। और चाइना ने पहले ही अपने आप को क्लियर किया हुआ था, भाई हमने इस बुलशिट में नहीं पढ़ना। ये कहते हैं हमें यहाँ का लेक्चर ना दो, यहाँ जमहूरियत के चक्कर के काम करवाना करवाओ, नहीं करवाना ना करवाओ। उस लिहाज से देखा जाए तो वहाँ इंडस्ट्री लगी, उसके बाद वहाँ पे एक किस्म का इनकलाब बर्पा हो गया इंडस्ट्री का। वहाँ उसके साथ जब इंडस्ट्री लगी, लोगों को नए रोज़गार मिले, नए आइडियाज़ आए। उसके साथ साथ चाइना ने जो बेहतरीन काम किया जो इंडिया नहीं कर सका, आगे चला बयान करूँगा मैं, कि उन्होंने साथ साथ ये नहीं किया कि बाहर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आ रही है, लोगों को जॉब मिल रही है, बस हाथ पे हाथ करके बैठ जाओ, नो प्रॉब्लम है। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसके साथ साथ खुद भी सीखा, अपने आप को भी उस मुकाम पे ले गए। खुद भी जो वहाँ पे टेक्नोलॉजी वहाँ पे आ रही थी, जो दुनिया आगे बढ़ती जा रही थी, बड़ी खामोशी के साथ उन्होंने उसको लर्न किया, नई इंडस्ट्री लगाई टेक्नोलॉजी के अंदर, और कामों के अंदर बहुत आहिस्ता अपना पैरेलल सिस्टम जो है उसको भी आहिस्ता मुकम्मल ऊपर लेकर आने लगे वेस्ट के मुकाबले में। ये उन्होंने, मैं कहता हूँ, दुनिया की तारीख का सबसे बेहतरीन काम चाइना ने किया। उन्होंने अपने आप को ये नहीं सोचा कि यार हमारे लोगों को जॉब वगैरह मिल रही है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मैं कहता हूँ कि यही चीज़ है जिसको चाइना आज इस वक्त वन ऑफ द सुपर पावर बन चुका हुआ है। उन्होंने पहले छोटी छोटी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग की। आज भी आप देख सकें पूरी दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ देखें, पूरी दुनिया में हर जगह चाइनीज़ चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं और क्वालिटी वाली हो रही हैं। जो गरीब वाले का हमारे जैसे वहाँ पे बिल्कुल रैन खून जिसे कहते हैं, बिल्कुल किसी काम की चीज़ें नहीं होती, जो रिजेक्टेड होती हैं वो पहुँचती हैं, वो हमारा कसूर है, उनका कसूर नहीं है। वह उनके वो चीज़ें मौजूद है, हम लेने वाले हैं। लेकिन बाहर के मुल्कों के अंदर जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं, यूरोप, अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहाँ पे सारी चीज़ों की क्वालिटी वाली आती है, वहाँ क्वालिटी चेक होते हैं वहाँ पे। तो उस लिहाज से चाइना ने अपना नाम कमाया। उसके बाद उन्होंने जब देखा, उसके बाद जब वेस्ट जो है था, उन्होंने अंदाजा लगाया कि चाइना जो वो बाकी कंट्री की तरह नहीं है। उन्होंने ये समझा था हमारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होंगी, हमारे प्रॉफिट कमाएंगे, वापस लेके आएंगे, ऐसा काम चलता रहेगा। लेकिन चाइना ने सबको हैरान कर दिया। वो हैरान इस तरह कर दिया कि चाइना ने उसके साथ साथ अपने आप को भी डेवलप किया, जैसा मैंने पहले कहा, इंडस्ट्री के साथ लोगों को अपस्किल किया, अपने लोगों को बाहर भेजा। अब चाइनीज जो जितने बाहर जाते हैं वहाँ मसलन साहब वहाँ बहुत हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कोई भी कौम परफेक्ट नहीं होती, ना वेस्ट परफेक्ट है, मगरबी दुनिया परफेक्ट है, वहीं बड़े मसले मसाइल ना चाइना परफेक्ट है। तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखें। उनके लोग कई बाहर गए, एजुकेशन ली, टेक्नोलॉजी वगैरह ली, और फिर वापस आ रहे यहाँ पे उन्हें अपनी कंट्री में कंट्रीब्यूट किया टेक्नोलॉजी में हर लिहाज से। जिसमें टिकटॉक का जो फाउंडर है वो बंदा भी पहले फेसबुक वगैरह में काम करता था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। और भी कई उनके जो पायनियर्स हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, वो भी बाहर के मुल्क में काम करते थे, अमेरिका वगैरह में। वहाँ से उन्होंने लर्न किया और वापस अपने यहाँ पे मुल्क में आ गए, चाइना में आके उसको उस मुकाम पर ले गए। और उसमें अब देखें कि जिस तरह वेस्ट के अंदर आईफोन उन्होंने किया, उनके पास सॉफ्टवेयर वगैरह किए, चाइना ने भी अपने आप को इसी तरह वहाँ पे आप ऊपर लेके आया, इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर वहाँ पे लेके आया। जिस तरह अमेरिका की टेस्ला है जो इलन मस्क की है, तो उनकी वहाँ पे कहते हैं BYD है, और भी वहाँ बहुत ज़्यादा है। BYD बिल्ड योर ड्रीम इलेक्ट्रिक कार है, वो बिल्कुल टेस्ला के मुकाबले पे कम्पीट कर रही है। उसके अलावा मोबाइल चेक कर सकते हैं, वोवे है, उनके अपने सॉफ्टवेयर्स हैं। टेक्नोलॉजी में उन्होंने एक इनकलाब बर्पा कर दिया। अब वो उनका ज़्यादा का ज़्यादा जो फोकस जो है वो छोटी चीज़ों पे नहीं है, क्योंकि उनके लोगों की ज़िंदगी जो है, चाइना ने तारीख में पहली मरतबा 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से उठाकर मिडिल क्लास में ले आए। ये आज तक कभी ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। और बहुत ही, ये आप कह सकते हैं, खामोश इनकलाब है। खामोश इनकलाब, बड़ा पुरअमन किस्म का इंडस्ट्री वाला इनकलाब है। लोगों की जिंदगी को इतना इंप्रूव किया। पहले तो लोगों के वहाँ पासपोर्ट वगैरह नहीं बनते थे, बाहर जाना मुश्किल होता था, लेकिन बाद में अब वहाँ पे आराम, उन्हें सब कुछ ओपन किया और पासपोर्ट लोग आराम से जा रहे हैं। दुनिया में चाइनीज टूरिस्ट आपको हर जगह मिल जाएंगे। और बड़े बड़े गरीब टूरिस्ट नहीं है, वो स्याह नहीं है, वो पैसे वाले हैं, वहाँ दुनिया में हर जगह जा रहे हैं, उनकी बड़ी इज्जत होती है। हज़रत मुस्लिम साल भी उनके भी होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में चाइनीज़ के लिए आप टूरिस्ट को अपने मुल्क में लेके आने के लिए बड़ी तगदो हो रही है।
तो उस लिहाज से चाइना आस्ता आस्ता अपने ऊपर लेके और उनकी जीडीपी वगैरह जो है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होती है, जो किसी मुल्क की जो इनकम होती है, वो इस वक्त ट्रिलियंस में चलेगी, बहुत ऊपर चलेगी। आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़्यादा ऊपर ऊपर गई हुई है वो। उसके अलावा जो जो पर कैपिटा इनकम जो होती है, जो एवरेज इनकम होती है बंदों की, वो भी बहुत ज़्यादा उनकी ऑलमोस्ट वो वेस्ट के साथ compete कर रहे हैं। इसके बारे में कमल वीडियो जो मेरी है यूट्यूब पर मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो मैं अगर इस बारे में बात करना शुरू करूँगा तो वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस लिहाज से उन्होंने अपने आप को इस मकाम पे लेके आए। अब इसमें उन्होंने जो चीज़ की है, अब इसमें अक्सर आप देखेंगे ये फ़र्क क्या है, थोड़ा फ़र्क बता दूं कि यहाँ पे एक देखा जाए तो वहाँ की भी डिक्टेटरशिप है, एक पार्टी हुकूमत है, एक ही बंदा जो इस वक्त वहाँ पे जो है वो लास्ट 12 साल से हुकूमत कर रहा है, वो शी पिंग जो है, वो जो वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं। लेकिन ठीक है, उनके मुल्क को चीज़ें सूट करती हैं। अब क्या वजह है कि वहाँ पे उस तरह के मसले मसाइल पैदा नहीं होते जिस तरह हमारे मिडिल ईस्ट के अंदर जो हुए हैं, जो उस वक्त सीरिया में, लीबिया के अंदर, मिस्र के अंदर और भी जितने मसले मसाइल वहाँ पैदा हुए हैं, खास हमारी मुस्लिम दुनिया, सो कॉल मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर और पाकिस्तान के अंदर होते हैं। हालांकि वहाँ डिक्टेटरशिप है, हम भी कहते थे हमें जमहूरियत चाहिए, नहीं। ये यही सबसे बड़ा फ़र्क है जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान के लोगों को सही बताया नहीं जाता। उसमें बात यह है कि देखिए वहाँ पर डिक्टेटरशिप तो है, सॉफ्ट डिक्टेटरशिप है, लेकिन वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। उसमें उन्होंने जो डिक्टेटरशिप, वो वाली डिक्टेटरशिप नहीं जैसे वहाँ हमारे मुल्कों में होती है, जो अरब ममालिक के अंदर है। जिस तरह असद गया है, उसके महल का अंदाज चेक कर सकते हैं, रहने का अंदाज चेक कर सकते हैं, उन्हें जो चीज़ें बाहर निकल रही हैं गैरेज में, उनकी गाड़ियाँ चेक कर लें, दुनिया की महंगी 3 गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, बच्चों का लाइफस्टाइल चेक कर सकते हैं। ऐसे आप रह रहे हैं, मसला ही कोई नहीं है। बाकी मुल्कों में चेक कर सकते हैं कि मज़हब के नाम के ऊपर उन्होंने बाकी कौम को सबको पागल बनाया हुआ है और ख़ुद उनका बिल्कुल होल लाइफ स्टाइल है। और आम लोगों से बात करें, उनके ज़हन के अंदर उन्होंने यहूदियों के बारे में नफरत, और ये बाकी सारी दुनिया हमारे साथ साजिश कर रही है, ये करा के पूरी कौम की ऐसी नस्लें तैयार कर दी है कि नस्ल दर नस्ल पूरी उन्होंने सब अरब मुसलमानों की, हमारे मुसलमानों को खराब कर दी है। लेकिन चाइना ने ये काम नहीं किया, इसी वजह से वहाँ के लोग जो हैं उनको कोई ये जमहूरियत का कीड़ा नहीं तंग करता कि हमें यूरोपियन स्टाइल की या मगरबी स्टाइल की जमहूरियत चाहिए। क्योंकि चाइना के लीडर अपने आप को ऐसे कहते हैं नुमाइश नहीं करते, इस तरह का लाइफ स्टाइल नहीं करते। कभी आप उनके बच्चों की ऐसी नहीं देखेंगे, उनका अपना स्टाइल नहीं देखेंगे, उनके आप मजहबी लिहाज से उनकी बातें नहीं सुनेंगे। कभी आप लिया के दूसरों को लेक्चर दे रहे हो मजहब के और आगे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और अपना स्टाइल और तरह का हो, और उनके काफ़ी मसले मसाइल वहाँ पे होंगे, वहाँ भी बहुत मसले मसाइल हैं। लेकिन उनमें ये चीज़ नहीं है, लोगों को उन्हें आज़ादी दी है, लोगों को सांस लेने का मौका दिया है। आम लोगों की भी अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं, और छोटी इंडस्ट्री लगा रहे हैं। उनके आम बंदी भी जाके कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, चीज़ें सेल कर रहे हैं। उनके कई कहते हैं कई ऐप्स हैं जो उन्होंने कहते हैं रिकॉर्ड बना दिए वहाँ पे। छोटा बंदे को भी वहाँ चांस मिल रहा है, बड़े बंदे को भी चांस मिल रहा है, तरक्की कर रहे हैं, आगे गुर्बत वहाँ में भी है। लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, यही वजह वहाँ के लोगों को इस चीज़ से गर्ज नहीं है। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि आपको जो आम इंसान जो होता है ना, उसको कुछ बेसिक चीज़ें मिल जाए तो उसको जमहूरियत वगैरह या डिक्टेटरशिप और बादशाह, उसको कोई गर्ज नहीं इस लिहाज से। उसकी इज्जत नफ्स की हिफाजत होती हो, उसको आज़ादी मिलती हो, उसको रोज़गार मिलता हो, अच्छी एजुकेशन मिलती हो, सेहत का मामला हो ना, ये सारे मामला जो होते हैं उसको कोई गर्ज नहीं होता। आपके सामने सऊदी अरब भी उसी राह पे गामजन है ना, अंदाजा हो गया। यूएई वगैरह, कतर वगैरह भी इसी राह पे गामजन है। लेकिन यही वजह, और चाइना भी इसी लिहाज से। बाकी जो हमारे मुल्क में जो आ रहे हैं, जहाँ जितना कहते हैं सीरिया में हुआ, बाकी मुल्कों में हुआ, वहाँ वो शिया वाले जो है, ईरान वाले, उनको बातें कर रहे हैं, देखो जी हमारा ये हो गया जी, हम ऐसे कर देंगे। अपने मुल्क में अजीब किस्म के कानून बना रहे हैं और कहते हैं हम इस्लाम के नाम के ऊपर, मजहब के नाम के ऊपर। यही चीज़ें सबसे बड़ा फ़र्क है जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो ना कहते हैं अजीब किस्म का सिस्टम है, वहाँ मजहब ने पूरा ग्रिप किया हुआ है। तो ये चाइना की आपके सामने मिसाल है कि चाइना ने अपने आप को कहाँ ले गया। आज चाइना जो है हर लिहाज से अपने आप को उसने खुद फील कर लिया, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। आप एयरप्लेन ले लें, जहाज़ वगैरह ले लें, आप कहते हैं असला वगैरह ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। आप कोई भी चीज़, एक सुई से लेके एक हवाई जहाज़ तक, प्लेन तक, और कोई भी टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन, यू नेम इट, आप हर लिहाज से उन्होंने अपने खुद का फील किया। और इसी वजह से आज वो उन्होंने ताकतवर जो है, अमेरिका सबसे ताकतवर मुल्क कहलाता है, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। वो इसी जोर पे कर रहे हैं, ये नहीं वो लड़ाई करना चाहते हैं, नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना खुद का फील किया, वो बात कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने आप को खामोश इनकलाब लेके आए हैं, बातें नहीं की उन्होंने, आके बड़े बड़े फतवे नहीं लगाए उन्होंने आके। उनके लोग बाहर आके दो लोगों को काफर नहीं कहते, हो ये बाहर काफर है, जन्नत जाना है, नहीं, कभी नहीं अब ये बात सुनेंगे आके। और यही सबसे बड़ी वजह, और इस वजह से आज मुकाम पहुंच गए हुए हैं। लेकिन वहाँ जमहूरियत नहीं है, ये सिस्टम है, उन्हें एक क्लैरिटी है उनके अंदर। तो ये मैं आपके सामने चाइना की मिसाल है। अब बात करते हैं इंडिया की। देखिए, इंडिया के अंदर मुकम्मल तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। अब जिनको जमहूरियत के पसंद है, उस लिहाज से हमें इंडिया से बेहतरीन मॉडल हमारे सामने नहीं हो सकता। हमारे लोग अक्सर बैठ के बातें कर रहे होते हैं, मगरब की बातें कर रहे होते हैं, विच इंक्लूड के यूरोप, यूके जो है, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और वगैरह, कनाडा वगैरह, इन मुल्कों में बातें कर रहे होते हैं, जमहूरियत की बातें कर रहे होते हैं। हालांकि पाकिस्तान का कोई मुकाबला उन मुल्कों से नहीं बनता, वो हर लिहाज से बहुत आगे हैं। जिस तरह अभी इलोन मस्क की जो इनकम है, उसने 400 बिलियन का उसकी वर्थ हो गई है।
400 बिलियन, जब उसकी उसकी एक बंदे की इनकम पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है, तो हमारा उनसे क्या मुकाबला बनता है। और भी वहाँ पे कई मामला आता है, वहाँ भी कोई मदद की पूरी आज़ादी है। तो जमहूरियत का हमारा तो पासपोर्ट की वैल्यू नीचे से नंबर 4 पे है देखा जाए तो, और जराइम के लिहाज से भी दुनिया में जहाँ पहुंचे हुए हैं हम, तो हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं बनता, हमारे इंडिया से भी कोई मुकाबला नहीं बनता। ये सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हमने उनसे क्या सीख सकते हैं। इंडिया में हमारे से काफी आगे चला गया, इंडिया के पासपोर्ट वैल्यू चेक कर सकते हैं आप जाके। अक्सर लोग मुझे कह रहे थे देखो जी इंडिया जो बड़ी गुर्बत है, वहाँ टॉयलेट नहीं है जी, पता नहीं बातें कर रहे होते हैं आगे। अब इंडिया की आबादी जो है वो भी 1 अरब 40 करोड़ है, वो थोड़ी ज्यादा ही है, बल्कि वो चाइना, इंडिया जो है दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन गया। हालांकि आबादी उनके लिए बहुत बड़ा एक मसला है, वो इंडिया को गौर करना पड़ेगा कि आबादी जो है बहुत बड़ा मसला है, उनको चाइना से कुछ सीखना पड़ेगा उनको भी। लेकिन फिर भी अब मैं इस वक्त मैं इंडिया के अपने मसले मसाइल से मैं बात नहीं करना चाहता, वो उनका मुल्क जाने, वो अपने मसले मसाइल जाने, मैं चाहता हूँ हम उससे क्या सीख सकते हैं। हमारा मसला ये है जब भी कोई बात बताने लगते हैं किसी बंदे को, वो अपनी अपनी गलती को मानने के बजाय आप में कीड़े निकालना शुरू कर देता है। वो अब भाई आप अपने अपने घर को ठीक करें, ये मसला हो गया। आप घर की छत मतलब वहां टिपक रही हो, पानी टूटी हो, दीवारें भी ना दीवारें भी ना हो, तो आप बाहर निकल के अपने हमसायों को गालियां निकाल रहे हो। यही सबसे बड़ा माइंड सेट है। तो चाइना, तो इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी जमहूरियत है। उन्होंने देख लें जब का उनको आज़ादी मिली है, हमारे इर्द गिर्द ही उनको आज़ादी मिली थी 1947, उसी दिन ही मिली थी। बल्कि कोई इसमें कोई मतलब ये भी नहीं हम कह सकते जी वो बड़ी देर से आज़ाद हुए ने जी, बाद से टाइम लगेगा। अब इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा मजहब के लोग रहते हैं वहाँ पे, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, यहूदी भी हैं, सारे वहाँ पे रह रहे हैं, मसीही भी रह रहे हैं वहाँ पे जाके। 25 करोड़ मुसलमान वहाँ पे रह रहे हैं, तकरीबन लगभग पाकिस्तान जितने लोग हैं। क्या अब अगर आप कहीं बड़ा जुल्म हो रहा है जी, हम अपने मुल्क में हम अपने लोगों से जुल्म करी जा रहे हैं, एक आशिक रसूल को दूसरे आशिक रसूल से खतरा, तो आप बातें करी जाते हैं। इसलिए आपको ये माइंड से बाहर निकलना पड़ेगा। वहाँ पे रह रही है, जमहूरियत चल रही है, और आज तक वहाँ पे एक भी माशाल्लाह नहीं लगा। वहां भी आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, अब एक आम आदमी पार्टी भी है, जमहूरियत, हर बंदे को चांस मिल रहा है। ये चाइना के बिल्कुल उल्टा साहब है वहाँ पे। लेकिन वहाँ की जो जो कहते हैं जो जीडीपी है वो भी ट्रिलियंस के अंदर है, यानी खरबों के अंदर है। वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी वो उस मकाम पे नहीं पहुंची जिस मकाम पे चाइना है। क्योंकि क्योंकि वहाँ उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा। चाइना ने जो किया वो उसको करने के लिए आपको एक खास किस्म की इन्वायरमेंट चाहिए, खास किस्म का एक आप कह सकते हैं एक माइंडसेट चाहिए। वो अभी इंडिया से थोड़ा दूर है। ये देखा जाए तो इंडिया की थोड़ी नाकामी भी है इस लिहाज से। लेकिन आपको देखना पड़ेगा इतनी बड़ी आबादी है, जमहूरियत जो है ना, ये जमहूरियत का जो है जो चूरन जो है, इसको इसके अंदर तरक्की करना बड़ा मुश्किल होता है। तो देखा जाए तो इंडिया को फिर हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। फिर भी लेकिन उनकी डायरेक्शन ठीक है, उन्होंने अपनी डायरेक्शन ठीक कर दी है, कई चीज़ें बाहर निकले हुए हैं। पहले उनको हमने जकड़ा हुआ था, हमारा अपना अपना कसूर मानना पड़ेगा कि हमने उनको जो कश्मीर के अंदर उड़ाया होता। अब कश्मीर देखे मुकम्मल तौर पर वहाँ पे अमन हो गया हुआ है, और हमारी बातें खत्म नहीं हो रही हैं। तो इंडिया ने भी रेवोल्यूशन लेके आए हैं, वहां पे इंडस्ट्री लगी है, आम लोगों को मौका मिल रहा है, वहां जो हमारे मुसलमान भाइयों को मौका मिल रहा है। आप बॉलीवुड चेक कर सकते हैं, अब बॉलीवुड के अंदर भी देखा जाए कितने मुसलमान एक्टर हैं जो वहाँ की हिंदू लड़कियों के साथ हीरो आ रहे होते हैं। कभी वहाँ मसलन मिसाल देखा है, हमारे यहाँ से कई मुसलमान जो हैं यहाँ वहाँ पे गए, नुसरत फतेह अली खान से लेकर और भी राहत फतेह अली खान और भी कई एक्टर्स वगैरह वहाँ पे गए हैं काम करने के लिए, उनको मुकम्मल वहाँ पे मौका मिला है टैलेंट की बुनियाद के ऊपर। यही सबसे बड़ी बात है, हमें उनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि वो इम्तियाज नहीं करते, परफेक्शन कहीं नहीं होती, वो मौका देते हैं। अगर आपके यहाँ टैलेंट है, यही इंडिया की हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जमहूरियत को समझ रख के देखिए, उन्होंने वहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स उनको रखा हुआ है, कितने मसले मसाइल होने के बावजूद भी वहाँ पे जमहूरियत चल रही है, लोगों को मौका मिल रहा है, लोग आगे बढ़े, इंडस्ट्री लग रही है। इंडिया जो है वो मेडिकल के अंदर वहाँ उन्होंने इनकलाब लेके आए हुए हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर भी देखा जाए, वहाँ बेंगलोर जो है, बेंगलोर जो मैं सही नाम पर शायद नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी कहते हैं एक IT हब है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। वहाँ की एजुकेशन जो है उनका जो है बहुत आगे, उनके अदारे जो हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह उसके अंदर बहुत आगे हैं, इंडस्ट्री के अंदर बहुत आगे हैं। ओवरऑल भी इंडिया के जो लोग हैं उनको कहते हैं लोग, बाहर के लोग दुनिया में इज्जत है। वहाँ मसले मसाइल भी हैं, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, लोग अपने मुल्क को छोड़कर वहाँ पर दूसरे मुल्क में गैर कानूनी तरीके से भी जाते हैं। अभी कितनी आबादी होती है, मसले मसाइल होते हैं, इतना टाइम लगता होता है, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन आपकी ठीक होनी चाहिए भाईजान, सीधी सीधी बात है। आप उसी को देखें, एजुकेशन की बुनियाद के ऊपर पहले उन्होंने कहते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया की जो टॉप जो है, जो टेक्नोलॉजी के फर्म है, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, हर जगह इंडियन के बंदे बैठे हुए हैं। आप वर्ल्ड बैंक चेक कर लें, आप गूगल का बॉस चेक कर लें, माइक्रोसॉफ्ट का बॉस चेक कर लें, आप यू नेम इट, हर जगह इंडिया के बंदे एजुकेशन तालीम की बुनियाद पर वहां बैठे हुए हैं। इस वक्त भी कहते हैं इंडिया का जो इंग्लैंड का जो हमारी हुकूमत की थी, आखिरी जो वज़ीर आज़म अभी गुजरा, अभी ऋषि सुनक को भी इंडियन डिसेंट आया था, इंडिया का उनके पिछले घर वाले जो अबाओ जो आए थे। इस वक्त अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुए हैं, मैंने कहा था कि अगर कहते कोई भी जीते तो इंडियन जो होगा वो वहां पे जरूर जीतेगा, क्योंकि अब जो वाइस प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के इलेक्शन जो हुए हैं, उसका भी जो है उसकी वाइफ जो इंडिया है। उसके अलावा कई लोगों को उन्होंने, अब जो रामास्वामी जो है
जो कहते हैं विवेक रामास्वामी जो है उसको, वो भी कहते हैं वहाँ भी उसने भी इलेक्शन जीत कहते हैं पहले अब उसका इरादा था वहाँ प्रेसिडेंट बनने का, वो आगे दोबारा फिर बनने का चांसेस होंगे उसके। उसके अलावा देखा जाए जो FBI का उन्होंने इसमें हेड लगाया, उसके बाद वो जो पटेल साहब लगाए हैं उन्होंने, कैश पटेल जो है वो भी इंडिया का बंदा, FBI अमेरिका का, अंदाजा कर सकते हैं कितना ज्यादा इंडिया एजुकेशन की बुनियाद पे कहाँ कहाँ पहुंच गए हुए हैं। ये बात हम बोल रहे हैं, यही सबसे बड़ी उन्होंने, अगर चाइना वाले अपनी तरह तरक्की की है तो इंडिया ने इस लिहाज से एजुकेशन की बुनियाद पे हर दुनिया में हर जगह अपने झंडे गाड़ दिए हैं। और ये सबसे बड़ी, ये उनके लिए है कि उन्होंने क्या क्या रेवोल्यूशन लेके आए हैं। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, आप अगर आप जमहूरियत से चलते हैं, जमहूरियत जो होती है बड़े उसमें मिसाल होते हैं जी। एक डिक्टेटरशिप जो होती है, जैसा चाइना का मामला है, वहां पे एक बंदा हुक्म देता है, सारे बंदे को मानना पड़ता है। अब जहाँ जमहूरियत होती है वहां पे आपको सबकी बातें सुननी पड़ती हैं, वो एक डिफरेंट सिस्टम, अगर आप लाइक करें ना लाइक करें। मैंने पहले बताया कि सिस्टम जो है आवाम के लिए ये थोड़ा मुश्किल सिस्टम है, इतनी बड़ी आबादी में इस तरह करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी उनकी अचीवमेंट है कि उसको सबको साल मिला के मसले मसाल होने के बावजूद भी वहाँ पे चल रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने सिस्टम को सही अपना सही किया है। सिविलियंस की वहाँ पे राज है, वहाँ पे अगर आप कोई भी अदारा चेक कर लें, किसी अदारे में फौजी को नहीं लगाया उन्होंने, किसी एम्बेसडर को कभी उन्होंने किसी फौजी को नहीं लगाया हुआ। उनका जो सीक्रेट एजेंसी है रॉ भी जो है, उसका भी जो हेड है वो सिविलियन है, पाकिस्तान की तरह नहीं है। यहाँ पे हर जगह हर अदारे का सरबराह उन्हें फौजी लगा दिया हुआ है। तो इसलिए इंडिया को दाद देनी पड़ी, कमाल है उन्होंने। और दूसरी बात यह है कि वहाँ के बंदे और भी कई चीज़ों के अंदर उनके अंदर हम्बलनेस है, रिलीजियस मजहबी एलिमेंट बढ़ रहा है उनके अंदर भी, उस लिहाज देखा जाए। लेकिन ओवरऑल हमें चेक करना है नहीं करना, उस लिहाज से काफ़ी इंडिया का नाम है दुनिया में। जहाँ भी उनका प्राइम मिनिस्टर जो है, कहते हैं मोदी साहब कहीं भी जाते हैं उनकी इज्जत होती है, क्योंकि उनकी इज्जत होती है उनके मुल्क की वजह से, क्योंकि उन्हें पता है उनके ज़्यादा हमारी तरह नहीं कर रहे होते। इस तरह मैं बैठ के आपके लंबी लिस्ट बयान कर सकता हूँ कि वहाँ पे इंडस्ट्री लग रही है, तरक्की हो रही है, अभी थोड़ा उनका काफ़ी लंबा सफ़र है उनका, लेकिन उनकी डायरेक्शन ठीक है। जिस सफ़र पे वो गामजन है, अगर इसी सफ़र पे इसी तरह गामजन रहे, उनकी GDP में काफ़ी इजाफा हुआ है, तो उनका वो भी एक ना एक दिन सुपर पावर जो है वो बन जाएंगे मुकम्मल तौर पर। उनको भी बाहर की हर चीज़ से आज़ादी मिलेगी, अपनी चीज़ें होंगी। इस वक्त वैसे भी इंडिया जो है टॉप 5 दुनिया की इकोनॉमी बन चुका हुआ है। दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज के अंदर इंडिया भी आता है, मेरे ख्याल से नंबर 4 पे आ गया हुआ है। तो ये भी बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिस पे हमें इंडिया से कुछ सीखना चाहिए। अब आपके सामने दोनों मिसालें रख दी हैं। एक मिसाल मुकम्मल तौर पे है वो डिक्टेटरशिप वाली है, सॉफ्ट डिक्टेटरशिप आप कह सकते हैं, वन पार्टी हुकूमत है कि एक बंदे ने बात कह दिया। एक तरह मुकम्मल जमहूरियत हमारे, क्योंकि हमारे अक्सर लोग जिनको जमहूरियत का कीड़ा है ना, जो मैं जमहूरियत के खिलाफ नहीं हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि जो जमहूरियत कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी ज़ात के अंदर कोई जमहूरियत उनके लिए नहीं है, और ये सब बड़ी मुनाफिकत है। इंडिया में ऐसा चक्कर नहीं है, तो वहां भी ये चक्कर है। तो अब हमारा पाकिस्तान हमने क्या सीख सकते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर ना वो अदा तितर अदा बटेर, ना जमहूरियत, ना डिक्टेटरशिप, और मजहब के नाम के ऊपर पूरी कौम को पागल बनाया हुआ है। और इंडिया में मैंने पहले कहा कि मजहब वहाँ के जो है, एक बात ऐड कर दूं, वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि वहाँ का जो वज़ीर आज़म जो है, वो सदर जो है, उसका हिंदू होना जरूरी है। ऐसा कोई चक्कर वहाँ पे बिल्कुल नहीं है, जिसे हमने अपने मुल्क में हाल किया हुआ है। ना ऐसा चाइना के अंदर ऐसी बात है कोई। और यही सबसे बड़ी मसले मसाइल है, ये सबसे बड़ा मसला है जो हमारी कौम को जानना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उनको कि क्या वजह हम यहाँ मकान पहुंचे हुए हैं। हर बंदे ने अपनी मर्जी का इस्लाम बनाया हुआ है, अपनी मर्जी का मजहब बनाया हुआ है। जो सुन्नी है वो शिया को काफर कही जा रहा है, और शिया सुन्नी को काफर कही जा रहा है। बाकी छोटे वाले बंदे जो हैं वो भी एक दूसरे को काफर कही जा रहे हैं। मैं पहले कहा, एक आशिक रसूल को दूसरे आशिक रसूल से खतरा है। हर मस्जिद वाला बंदा बैठ के बड़े बयान दे या दूसरों को काफर कही जा रहे हैं, वो ये लगा हुआ है। आप उनके ऑनलाइन जाके बयान चेक कर लें, अजीब जी बातें कर रहे हैं जिसका अकल दंग रह जाती है। और उसको सुनने वाले भी लाखों करोड़ों के अंदर मौजूद हैं। हर बंदे पीरी फिरी बनाई हुई है, जिसका जो दिल करता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से आकर वो कह रहा है जो शरीयत को नहीं मानता, पाकिस्तानी नहीं मानते, पार्लियामेंट में अपनी मर्जी के लोगों को पागल बनाने वाले मजहबी कानून पास करे जा रहे हैं, अदालतें में चक्कर में सब ब्लैकमेल हुई हुई है। ये ना पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है, ना डिक्टेटरशिप है, कुछ भी नहीं है। ये अपनी तर्ज का अजीब ही किस्म का फार्मूला जो पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। जो मिडिल ईस्ट के अंदर मसले मसाइल है, उसको मैंने पहले बात की कि वहाँ पर जो डिक्टेटरशिप है वो बहुत ही होर तक डिक्टेटरशिप है, लोगों को पागल बनाने वाली। लेकिन एक है पाकिस्तान के अंदर, कोई एक भी चीज़ नहीं ना, कोई एक क्लैरिटी नहीं है क्या हो रहा है। एक किस्म का केओस है, एक खिचड़ी बनी है, खिचड़ी भी वो है जो गल सड़ गई हुई है, बिल्कुल फारग। तो ये पाकिस्तान का मसला, हमें अगर हमने तरक्की करनी तो हमारे पास दोनों मसाले मौजूद हैं, हमें एक मिसाल को सामने रख के हमें चलना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, जो फिर उनकी चीजें सवाल करना बंद करो भाई। मैं बार बार कहता होता हूँ, उनके गानों पे डांस नोस ना किया करो। हर शादी ब्याह के ऊपर टिकटॉक पर लोगों ने मिलियंस के व्यू लिए हुए हैं, आगे मर्जी है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। या तो इंडिया से लो, ठीक है, मिसाल उनको फॉलो करो। हमारा हमसाया को आप चेंज नहीं कर सकते, उनसे हमारे हाथ बनाना पड़ेगा। इतनी बड़ी वहाँ पे कहते हैं आबादी है, वैसे भी हमारा उनके साथ हम तजारत करें तो हम बहुत आगे ज़्यादा बहुत कुछ सीख सकते हैं। और दूसरे मिसाल हमारे के चाइना, या फिर चाइना का मामला करो, जो खत्म करो जमहूरियत का जो चूरन लोगों में बेच रहे हो, मजहबी लिहाज से लोगों को पागल बनाया हुआ है।
यहाँ पे चाइना को फॉलो करो, एक मुकम्मल तौर पे इस्लाम सिस्टम ले आओ, फिर ऐसे तरक्की कर लो ताकि मुल्क को हम आगे लेके जा सकें, लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आए, लोग तरक्की करें और उनकी ज़िंदगी में आसानी आए, ताकि उनके वो अच्छी ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। खुशहाल ज़िंदगी होगी, लोगों का ज़हन जो तरोताज़ा होंगे, मदद के लिहाज से उनके हम आंगी आएगी और सेहतमंद माशरा बनेगा और हम आगे तरक्की कर सकें। एक फार्मूला अपनाओ, लेकिन ना हम उधर का फार्मूला अपना रहे हैं, इधर का फार्मूला अपना रहे हैं। लोगों की हमने वो अजीब किस्म के सिक बना दिया हुआ है और ये सिकनेस ने, ये बीमारी जो ज़हन की है, उसने पूरी कौम को पागल कर दिया हुआ है। तो ये मेरा मकसद था आपके सामने थोड़ी क्लैरिटी लेके आने का। आगे मेरा मकसद ये था कि हम इससे हम सबक सीख सकते हैं। हमारे ताकतवर हजरात जो है, मैं बार बार कहता हूँ भाईजान, आप तो आज हैं, कल आपको नहीं रहेंगे, आपकी आने वाली नस्लें तो यहाँ पे होगी, उन पे तो रहम खा लो भाईजान। मेरा तो चलो ना मेरी कोई अहमियत नहीं, ना मैं तेरे में ना तेरा में, लेकिन मैं आपको से बात कर रहा था, मैं कहाँ उठ के नहीं यहाँ पे आ गया। मेरी इंटरनेशनल एजुकेशन है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है हर लिहाज से, तो मैं भी काफ़ी चीज़ें इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन मैं ताकतवर हजरात से है कि आप रहम करें, कुछ सोचें, कुछ कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, एक चीज़ को अपना लें। ये मुनाफकत से कोई आप कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते, ऐसा सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं है। ये सिर्फ डिजास्टर है। आज मैं आप पहले सब कुछ आपके सामने हो चुका है। 1971 में पाकिस्तान 2 से तकसीम हो गया था। हर चीज़ जो आपके सामने सब कुछ झूठे किस्से कहानी खत्म हो चुकी है। वो जितने मर्जी आप इसको लंबा खींचते ही हैं, लेकिन ज़्यादा चलने वाला सिस्टम नहीं है। इसलिए एक चीज़ को देखें, एक चीज़ को अपनाएं, जो मर्जी अपना लें, आपकी अपनी मर्जी है। यही पाकिस्तान का एक हाल है। अदरवाइज पाकिस्तान जैसे मुल्क जो है, कौमें या दुनिया में तारीख में बहुत आई हैं, आज उनका नामो निशान भी नहीं है। तो मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा, हमारा नामो निशान भी नहीं होगा। इसलिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, दोनों में से एक का इंतखाब करें और एक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हमें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में और AI में, और आगे ये टेक्नोलॉजीज आएंगी, उनमें आगे आना पड़ेगा और खुद ही को कर बुलंद देना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरे रज़ा क्या है। एंड में मेरी प्यासी बात जब क्वेश्चन लगी उसे मदद चाहता मैं। थैंक यू वेरी मच।